हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नों के महाकुंभ सीरीज को लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम 7वां सीरीज देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 सीरीज पर चर्चा किया हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी देखा होगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। आज हम 7वें सीरीज में दोबारा 20 क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पेपर में टीजीटी, पीजीटी और केबीएस के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेकर आते हैं अभी फिलहाल वह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हम टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने 10 रुपए वाले, कौन से 10 रुपए वाले और कितने 100 अंशों को जो 4 रुपए के अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? भुगतान नहीं कर सका। अंतिम याचना का भुगतान उसने नहीं किया है। ठीक है, और क्या कह रहा है? को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया। जब्त मतलब जानते ना, फॉरफीट कर लिया गया, हरण कर लिया गया। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने प्रति अंश के दर से पुनः निर्गमित कर सकती है? आपको ये बताना है कि जो 100 अंश थे उसका जो 10 रुपये एक की वैल्यू थी, जिसमें से 6 रुपये क्या हुआ है, भुगतान हो गया है और 4 रुपीस का भुगतान नहीं है। अब इन कंपनी को, इन अंशों को कंपनी ने क्या कर लिया? हरण कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये जो हरण किया गया अंश है उसको हम दोबारा रीइशू करना चाहते हैं। वो कितने अंशों तक, कितने रुपए तक, इन अंशों को कितने न्यूनतम मूल्यों तक क्या किया जा सकता है? पुनः निर्गमित किया जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी अंशों का पुनः निर्गमन होगा, रीइशू होगा, कौन से अंशों का? जो हरण किए गए अंश हैं उनका जब पुनः निर्गमन होगा, उसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? जितना उस पर भुगतान प्राप्त नहीं हुआ होगा। मतलब कह सकते हैं कि एक कंपनी उस पर छूट की, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी उस पर कितना छूट दे सकती है या न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है। छूट जितना उस पर पैसा प्राप्त हो गया होगा उतना वह छूट दे सकती है, और जितना भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उसकी न्यूनतम वैल्यू उतनी हो सकती है। मानते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मानता हूं कि 100 रुपये वाला एक शेयर है। इस शेयर पर सपोज मान लेते हैं कि 50 रुपये का 40 लेते हैं, नहीं तो भी कंफ्यूजन बन जाएगा। कितने का? 40 रुपीस का पेड हो चुका है। कितने रुपए पेमेंट हो चुके हैं? 40 रुपीस पेमेंट हो चुका है और 60 रुपीस का एरियर है। कितना है? एरियर कितना है? 60 रुपये, मतलब बकाया है। अब आपसे मैं इसी में 2 क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं ये बना रहा हूं कि जो अंश पुनः निर्गमित करना है, कंपनी ने क्या किया है? इसके अंशों को जब्त कर लिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि कंपनी कि इसको हमको पुनः निर्गमित करना है तो हम मैक्सिमम कितना छूट दे सकते हैं? पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम छूट जितना हो सकता है जितना वह प्राप्त कर लिया है। कितना? जितना वह प्राप्त कर लिया है। मैक्सिमम छूट 40 रुपये तक हो सकती है। और उसकी न्यूनतम वैल्यू अगर पूछे कि न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? जितना अनपेड है, जितने रुपए का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनपेड। वह क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ री इशू हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? किसके? इन 100 अंशों का। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। ठीक है, तो न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अंतिम याचना का भुगतान 4 रुपये है और उसका पेमेंट कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया। इसकी अगर पूछ ले कि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है तो क्या करेंगे आप? अगर पूछ ले कि शेयर फॉर फ्यूचर की जनरल एंट्री क्या होती है तो क्या करेंगे? लो मैं जनरल एंट्री कर देता हूं। शेयर फॉर फ्यूचर की जनरल एंट्री क्या होती है? होती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और जिस पर याचना का भुगतान, जिस पर भुगतान प्राप्त ना हो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर करा कि फाइनल कॉल का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, शेयर फाइनल कॉल, ये होती है हरण की एंट्री फॉर फ्यूचर की एंट्री। इसमें वैल्यू क्या आएगी? 10 रुपये वैल्यू है और शेयर कितने हैं? 100, तो कितना हो जाएगा? 1000। काल सीनर कितना है? 100 शेयर है और उस पर कितना? 4 का भुगतान नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400। तो 1000 में से 400 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 600। 600 रुपये क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 अंश आवंटन खाता है। खाता का मतलब जानते हो ना क्या होता है? पूछ रहा है कि जो अलॉटमेंट का अंशों पर जो अलॉटमेंट होता है वो पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। कंफ्यूजन का फैक्टर है ना कि कौन सा अकाउंट है, ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो देखिएगा जितने भी इसमें होते हैं, सब पहला क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन होता है। दूसरा क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट होता है। और तीसरा आपका होता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। ये तीनों कौन से अकाउंट होते हैं? यहां पर केवल आवंटन पूछा है, ये वाला पोर्शन पूछा है, हम तीनों बता रहे क्या होता है। ये तीनों क्या होते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। कई बार टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आवंटन खाता कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? आप सबको पता है पर्सनल अकाउंट कौन होता है? पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? केवल और केवल नाम आएगा। किसका? चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो। ठीक है। दूसरे में रियल में क्या था? रियल में जितने भी संपत्तियां होती है, ऑल एसेट को कहाँ शामिल किया जाता है? रियल अकाउंट में। नाम मात्र अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये सब खाते, ये सब शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कौन से अकाउंट होते हैं? व्यक्तिगत खाते। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया आंसर। कौन से क्वेश्चन में? तो दूसरे वाले में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है आपसे, एक कंपनी अधिनियम है। कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम, क्या पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का कितना होना चाहिए? आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भैया? क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो आपका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर सपोज मान लेते कितना, 100 रुपीज है। कितना मान लिया? 100 रुपीज मान लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो फेस वैल्यू है किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पहला जो एप्लीकेशन, पहला स्टेज जो होता है एप्लीकेशन का, शेयर इशू करने का, पहले स्टेज पर न्यूनतम कितनी राशि होनी चाहिए? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
इसके अकॉर्डिंग न्यूनतम मिनिमम एप्लीकेशन की वैल्यू 25% ऑफ फेस वैल्यू होनी चाहिए। 25% इस 100 रुपये का 25% किस पर होना चाहिए? एप्लीकेशन पर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कितना परसेंट? 25% ऑफ द फेस वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। किसका? एप्लीकेशन का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? डी, 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता पर हुआ खर्च क्या कहलाता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सिनेमा बना हुआ है, ठीक है, वहां पर बैठने की संख्या क्या है? बैठने की क्षमता वो कम है। वहां पे हो सकता है कि 500 लोग एक बार बैठ के देख सकते हैं। सिनेमा हॉल का ग्रोथ इतना हो गया कि एक दिन में एक शिफ्ट में लोग 1000 लोग देखना शुरू कर दिए, या कुछ उससे 500 से ज़्यादा लोग देखना शुरू कर दिए। तो सिनेमा हॉल के मालिक ने उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का क्या किया है? खर्च किया है। बढ़ाने पर खर्च किया। क्षमता किसके? बैठने की क्षमता पर खर्च किया गया है। तो ऐसा खर्च पूछ रहा कौन सा होगा? आपको पता है 2 प्रकार के खर्च होते हैं। एक होता है आयगत, जिसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है पूंजीगत। पूंजीगत इसे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर। ये 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। कौन से? आयगत और पूंजीगत पे। अब इन दोनों में से आपको बताना है ये कौन सा खर्चा है, आयगत है या पूंजीगत। ऑप्शन में 4 है। व्यक्तिगत व्यय दिया गया, नाम मात्र। ये दोनों व्यय है ही नहीं, इसको काट दो। ये दोनों व्यय है ही नहीं, इसको काट दो। बचा कौन? सी और डी बचा। आपको सी और डी में ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा हो सकता है। तुक्का मार के हम ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिएगा, आयगत व्यय वह व्यय होता है। कौन सा व्यय होता है? वह व्यय होता है जब कंपनी के द्वारा या कंपनी के मालिक नहीं, कंपनी के द्वारा अपने इनकम को मेंटेन या इनकम को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है। बात समझना? इनकम को बढ़ाने और इनकम को कंटिन्यू करने के लिए खर्च किया जाता है। तो ऐसा व्यय क्या कहता है आपका? आयगत व्यय। लेकिन जब वहीं ऐसा व्यय किया जाए कि किसी फिक्स एसेट की क्षमता में इंक्रीजमेंट हो जाए, क्या हो जाए? उसकी क्षमता बढ़ जाए, या उसके पार्ट में कुछ नया पोर्शन लाके जोड़ दिया जाए, या यूं कहें कि मशीन अभी हम नया परचेज करके लेके आ रहे हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं जब अस्थाई संपत्तियों पर खर्च किया जाता है तो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। और आय को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है तो आयगत व्यय कहलाता है। तो ये कौन सा? देखिएगा, हॉल, सिनेमा हॉल एक फिक्स एसेट है। सिनेमा का जो हॉल है उसमें बैठने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। वो बिल्डिंग जहां बैठेंगे लोग वो फिक्स एसेट है ना। अब फिक्स एसेट के कैपेसिटी में, किसके? सीटिंग कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट करने के लिए कुछ खर्चा किया गया। तो पूछा कौन सा होगा? पूंजीगत व्यय होगा। तो मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया एक एग्जाम्पल, एक मशीन नया खरीद के लेके आए। हम क्या करें? एक मशीन नया खरीद के लिए। हमारे इस अकबरपुर में हमने एक मशीन खरीदने का क्या किया है? निर्णय लिया है। और यह मशीन अकबरपुर में नहीं मिलेगी। मान लेते हैं लखनऊ में मिल रही है और दिल्ली मिल रही है। हम दिल्ली से और लखनऊ से वह मशीन खरीद के अपने इस अकबरपुर में लाना चाहते हैं। ठीक है, अकबरपुर में लाना चाहते हैं। अब देखिएगा,
वहाँ से सपोज हम दिल्ली से मशीन लेके आ रहे हैं, दिल्ली से मशीन लाने पर जितना भी खर्च होगा, मशीन को ट्रक पे लादने का खर्च, मजदूरी खर्च होगा, लदाई लोडिंग का जितना भी खर्च होगा, वहाँ से आने में ट्रक का किराया लगेगा, है ना, उसमें फ्यूल लगेगा। अब फिर मशीन लेके आएंगे तो उसको अनलोडिंग करवाना पड़ेगा, अनलोडिंग के बाद उसको लेके आएंगे तो यहाँ से जहाँ ट्रक खड़ा हुआ है वहाँ से मशीन को अंदर लेके आएंगे, अपने कारखाने में लेके आएंगे, तो कारखाने तक लाने का भी खर्चा लगेगा, फ्री में तो कोई ला के रखेगा नहीं, तो वह खर्चा। अब लास्ट खर्चा उस मशीन को स्टेबल करने का, मतलब उसका फाउंडेशन बनाने में, उसको रखने पर, स्थापित करने पर जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, पूंजीगत। अब उसके बाद मशीन चलना शुरू हो गई, मशीन क्या हो गया, मशीन चल रहा है अब, लेकिन जब उस पर जितना भी खर्चा किया जाएगा, रिपेयर करवाया जाएगा या फिर उसमें ऑयलिंग करवाया जाएगा, जो भी कुछ करवाया जाएगा वो अपने आय को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, आयगत व्यय कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार एक्स, ध्यान से सुनिएगा, कौन है, एक्स है, प्रत्येक माह के अंत में 2000 रुपये निकालता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आहरित करते हैं, क्या करते हैं, आहरित मतलब निकालता है, क्या करता है, निकालता। कब, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक माह के अंत में। ब्याज की दर 5% है, इंटरेस्ट और ड्राइंग कितना है, 5%। वह वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी, उसके ड्राइंग पर पूछ रहा है कि इंटरेस्ट की राशि कितनी होगी। कैसे निकालेंगे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2000 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपये हो जाएगा। और रेट कितना है भाई, कह रहा कि रेट 5% है, जी सर 5% है, कर दिया 5%। अब देखिएगा कंसेप्ट देखिएगा, जब माह के अंत में कहता है, माह के अंत में कहता है तो 5.5 डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 12 होता है, कितना, डिवाइड बाई 12। क्यों ऐसा होता है देखिएगा, इसलिए होता है, इसका निकालने का तरीका होता है, जब वो निकालेगा क्या, इंटरेस्ट ड्राइंग जब करेगा, यदि महीने के अंत में करता है तो महीने के अंत में किया, तो पहले महीने के अंत में किया तो एक महीना खत्म हो गया, उसके बाद कितना मंथ बच रहा है, उसके बाद बच रहा है 11 मंथ। सपोज अप्रैल को किया, ठीक है, अप्रैल के लास्ट दिन किया, इसके बाद कितना बचा, 11 महीने बचेगा, इसके बाद प्लस लगा देंगे, लगा दिया प्लस। इसके बाद जब निकालेगा तो 31 मार्च को निकालेगा, लास्ट वर्ष के लास्ट में 31 मार्च को निकालेगा, उसके बाद कितना महीना बचेगा, 0 महीना बचेगा। इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग करा देंगे, तो कितना आएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, ये 5.5 आ गया, इसको काट दो, 2 0 यहां से कट गया, कट गया सर। इसके बाद कर दो कि 12 दूनी 24, 20 आ गया, यहां से कट गया, मल्टीप्लाई कर दो 20 पंचे 100, और 100 का मल्टीप्लाई 5.5 से करा दो तो 550 आ जाएगा, और 550 ऑप्शन आपका सी है, 550 ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, ये तो किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक महीने के अंत की बात कर रहा है ना। आपके दिमाग में चलेगा कि सर अगर पहले दिन निकाले तो क्या होगा, देखिएगा पहले दिन निकालेगा तो क्या होगा, इसका कंसेप्ट बनेगा, पहले दिन निकालेगा तो पहले दिन निकालेगा, इसके बाद कितना महीने बचेगा, 12 महीने बचेगा वर्ष में। अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने, 12। जाके कब निकालेगा, 1 मार्च को निकालेगा, अब ना लास्ट में, लास्ट क्या निकालेगा 1 मार्च में, उसके बाद कितने महीने, 1 महीने। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 13 भागे 2 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर वो स्थान क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ सकता है, क्या आ सकता है सर, यह आ सकता है कि यदि पहले निकाले तो ये, अंत में निकाले
तो ये अगर बीच में निकलता है तो क्या होता है, बीच में कुछ नहीं सोचना है, बीच में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, बीच में किससे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट का, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया। क्या कर देखिएगा, समायोजन में दिया गया है कि, क्या दिया गया है, लेखांकन वर्ष के दौरान, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में जिस हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस वर्ष में क्या हुआ है, 5,000 रुपये व्यापारी के द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त में वितरित कर दिया। क्या कर रहा है, 5,000 रुपये का जो माल था व्यापारी ने नमूने के रूप में मुफ्त में वितरित कर दिया। पूछ क्या रहा है, कह रहा कि अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा। अंतिम खाते तैयार करते समय इसको दिखाया कहाँ जाएगा भाई, जब ये एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट 2 जगह इफेक्ट करता है, आपको पता है। फाइनल अकाउंट के जो नीचे, सॉरी ट्रायल बैलेंस को जो नीचे आपका एक समायोजन करके अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, समायोजन कहा जाता है। अगर उसमें दिया गया है कोई ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी चीज, उसको दिखाया जाता है 2 जगह। अब यही चीज कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो करेंगे हम, जो नमूने के रूप में माल निकाला गया हो कहाँ से निकलेगा, आपके स्टॉक में से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, आपके स्टॉक में से, मतलब कि स्टॉक कौन सा, जो हम परचेज करके रखे हुए होंगे। क्या करके, परचेज कर हमने जो रखा हुआ था उसमें से निकलेगा। और परचेज आपको कहाँ दिखाया जाता है, व्यापारिक खाते में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, व्यापारिक खाते में। और सैंपल जो किया गया है, सैंपल मतलब नमूना, मतलब क्या, सैंपल का मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। बात समझना, एडवर्टीजमेंट क्यों मुफ्त में हम कोई आपको क्यों देंगे, हम अपने प्रचार के लिए तो देंगे कि ले जाइए इसको आप एक बार यूज करके देखिए, पसंद आए तो इसको क्या करिएगा, हमसे परचेज करिएगा। ठीक है, तो सैंपल एक एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस कहाँ दिखाया जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट पोर्शन में दिखाया जाता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा है कि क्रय पुस्तक को क्या दिखाने के लिए बनाया जाता है। आपको पता है जो परचेज बुक बनाया जाता है, परचेज बुक, क्या परचेज बुक में सभी परचेज को शामिल किया जाता है, या फिर केवल नगद को शामिल किया जाता है, या फिर उधार को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्या अभिलेखित करने के लिए, क्या दिखाने के लिए क्रय बुक बनाया जाता है। आपको पता है कि समस्त क्रय तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। माल के समस्त क्रय ये भी नहीं हो सकते। क्यों समस्त क्रय क्यों नहीं होगा, जो नगद में हो कैश बुक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में। इसमें केवल और केवल किसको शामिल किया जाता है, जो उधार क्रय किए गए होंगे उसको शामिल किया जाएगा। और यदि विक्रय वही पूछता तो सेम आंसर इसका भी होता, केवल उधार विक्रय को ही इसमें शामिल किया जाएगा और किसी को नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। आपको इक्वेशन पता ना, अकाउंटिंग का इक्वेशन पता है, क्या है इक्वेशन सर, इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये है
अब ये पूछा है जो ये फॉर्मूला है आपका, इक्वेशन है, समीकरण है, ये किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है? आपके दिए गए हैं लागत अवधारणा पर? जी बिल्कुल नहीं। लेखांकन अवधारणा पर? लेखांकन अवधि अवधारणा पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उपार्जन? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या होता है? डुअल एक्सपेक्ट। देखो डुअल एक्सपेक्ट, देखो कहां पर, एक ये हो गया, अगर एक इक्वल लग गया तो इसका मतलब एक साइड ये हो गया, तो दो साइड हुआ ना। डुअल एक्सपेक्ट क्या कहता है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। सेम थिंग, ये किस पर आधारित है? दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, तो इससे हम 3 समीकरण बना सकते हैं। इससे हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं, इससे लायबिलिटी भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज हमको क्या बनाना है, हमको कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है। कैपिटल को अपने स्थान पे रहने दो। क्या रहने दो? कैपिटल को जहां है वहीं रहने दो। हमने लगा दिया, कैपिटल के बाद तुरंत इक्वल लगा दिया। इसके बाद एसेट्स को अपने स्थान पर रहने दो। ये दोनों देखो साथ साथ में आ गए ना, बस चेंज हो गया, रोटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको उठा के कहाँ रख दो? इधर ले आओ, ट्रांसफर कर दो। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। यूं कहें कि अगर आपको लायबिलिटी निकालना है तो लायबिलिटी को उसके स्थान पर रहने दो और एसेट्स को उसके स्थान पर रहने दो, है ना। कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। कैपिटल देखो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तीनों आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो ज्वाइंट लाइफ बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो लिया गया था, वो पूछ रहा है कि किसमें हस्तांतरित किया जाएगा? सभी साझेदारों में, या जो मर चुका केवल उसमें, या जो रिमेनिंग बचे हुए उसमें? किसमें बांटा जाएगा? भाई जब पार्टनरशिप डीड बना था या जब इसको लिया गया था तो सबके नाम से लिया गया था ना। जब उसको क्या किया जाएगा? मैच्योरिटी करवाया जाएगा या उसको निकाला जाएगा तो सभी पार्टनरों को मिलेगा ना। तो सभी पार्टनरों को मिलेगा। क्या होगा आंसर? सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पर? सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। बात समझे ना? कहां पे दिखाएंगे इसको? कैपिटल अकाउंट के सीआर पोर्शन में दिखा देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि प्रसरण 144 है तो परमाप विचलन क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि परमाप विचलन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू प्रसरण। कितना? प्रसरण। प्रसरण की वैल्यू कितनी दी गई है? 144 अंडर रूट में है। अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ को आ गया। सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस की राशि क्या होगी? आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है आपको निकालना है। ये है क्या क्या दिया है आपको इंफॉर्मेशन दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कि COGS दिया है कितना? 79,000। एंड सेल कितना दिया है? इतना दिया है। और परचेज कितना दिया है? 30,000। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट। आपको पता है ना कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या था? हम देखो एक फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सेल्स इक्वल टू क्या होता है? सेल्स इक्वल टू होता है COGS। COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस या माइनस, प्लस या माइनस कर सकते हैं। क्या? प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, अगर लॉस है तो घट जाएगा। देखिएगा तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? सेल निकल सकता है। जी सर निकल सकता है। हमसे से प्रॉफिट पूछ रहा है ना। देखिए कैसे, सेल की वैल्यू कितनी दी गई है?
सॉरी सेल की वैल्यू कितनी दी है 1,10,000, 1,10,000 हमने यहाँ पर रख दिया। सीओजेस की वैल्यू कितनी जगह 79,000 और ये आपको पता नहीं है तो आपको इसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता नहीं है, हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब एक्स को उसके स्थान पर रहने दो और 1,10,000 को उसके स्थान पर रहने दो। इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो प्लस में है क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। अब 1,10,000 में से कितना घटा देते हैं 79,000 तो आपका आ जाएगा 10, 21, 31,000 रुपये। कितना 31,000 रुपये आपका आ जाएगा। क्या आंसर में है जी आंसर में बी वाला सही है आपका 31,000 रुपये। ठीक है आपका कितना आ गया 31,000 रुपये, आंसर भी सही है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समंकों के समंकों से क्या निकालना है मध्यमान, मध्यिका निकालने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये मध्यिका की बात कर रहा है। ठीक है मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको ये डेटा दिया गया है। ठीक है डेटा को हम क्या कर लेंगे पहले आरोही क्रम में चेंज कर लेंगे, करिए चेंज। सबसे छोटा कौन सा है 2 है, इसके बाद कौन सा है 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। इसके बाद कितना है 8 है, 8 हो गया। इसके बाद 11 आ गया। देन आपका कितना दिया है 13 एंड 15, 13 एंड 15 लास्ट में क्या दिया है 18 दिया गया है। सब क्या हो गया यहाँ से हमने इसको अरेंज कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको क्या कर लिया अरेंज कर दिया। अब आपको इससे क्या लगाना है मध्यिका निकालना है। मध्यिका देखिए मध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, यदि संख्या क्या हो सम हो, संख्या क्या हो सम हो। यहाँ पर संख्या कितनी है 8 है ना, तो संख्या क्या है सम है। तो सम के लिए क्या निकाला n प्लस 1/2वां पद, कौन सा nthवां आइटम्स, कौन सा n प्लस 1वां आइटम। देखो कैसे निकालेंगे कितने आइटम है 8 प्लस 1, n का मतलब संख्या कितनी संख्या है 8 है, प्लस 1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। काटो कितना आ जाएगा देखो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 9/2 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। क्या आ गया 4.5। मैटर यहाँ पर फंस गया जी सर फंस गया। यदि 4.5 आ जाए तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर क्या आता 4 आता तो 4 आता तो कितना ये वाला आंसर आपका सही हो जाता, लेकिन पॉइंट में आंसर आ गया तो क्या होगा। देखिए पॉइंट में अगर आंसर आ गया तो देखिए क्या होगा, पॉइंट के पहले जो है कितना 4 है, 4 नहीं 4th आइटम, कौन सा 4th आइटम, प्लस कौन सा इसके बाद पॉइंट के बाद 4 के बाद कौन सा आएगा 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2। 4th कौन है 1 2 3 4 कितना है 8 है। इसके बाद कौन 5 कौन है 11 डिवाइडेड बाई 2। काट दो इसको 11 प्लस 8 इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 9 दूनी 18 पॉइंट इतना 9.5। आंसर कहाँ आ रहा है जी आपका आ गया आंसर 9.5। ठीक है 9.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चालू अनुपात कितना हो, करंट रेशियो आपका निकाल के दिया गया है, और इसके बाद कह रहा है कि चालू दायित्व कितना है, करंट लायबिलिटी निकाल के दिया है। तो आपसे पूछ रहा है करंट एसेट क्या होगा, करंट एसेट क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूले से हमको आप आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, फॉर्मूला होगा करंट रेशियो बराबर करंट रेशियो बराबर क्या करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ये पता है 2.4 है, कितना है 2.4 दिया है। अगर रेशियो में तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो सकता है जी सर हो सकता है बिल्कुल। इक्वल टू करंट एसेट नहीं दिया है, हमको यही निकालना है
ठीक है, और करंट लायबिलिटी आपको कितना दिया है 20,000। करंट लायबिलिटी कितना दिया है 20,000। हम क्या कराते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x रहेगा 1x ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 20 गुणे 2 40,000 और 4 दुनिया 8,000, मतलब कि 48,000। कितना 48,000 आपका कितना आ गया, x की वैल्यू हम क्या निकाल दे करंट एसेट, तो 48,000 आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, मतलब कि उसके प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी वस्तु की मांग होगी। देखो मैं एक फिगर बनाता हूं, क्या बनाया मैंने, फिगर। ये आपका हमने y ले लिया, ये x ले लिया, इस पर हमने प्राइस को डिनोट कर दिया, इस पे आपके डिमांड को डिनोट कर दिया। ये क्या हो गया, आपका डिमांड हो गया, या आपका प्राइस हो गया। एक हमने लिया ऐसे छोटा सा, ठीक है, हमने लिया क्या, एक छोटा सा पॉइंट लिया जिसमें हमने फिक्स कर लिया P और P1, ये मान लिया। अब देखो ये सॉरी ये D है, ये क्या है, D है। ये कह रहा है कि इसके प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मान ले P1 यहां पर हो गया, P1 इसके प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया काफी ज्यादा। अब कह रहा है कि इसके डिमांड में काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाए, मतलब कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में इतना ज्यादा गैप आ जाए, कितना गैप आ जाए, इतना गैप आ जाए, या थोड़ा सा घटा दें, यहां पर P2 कर दें और इसका डिमांड क्या हो जाए, यहां तक बढ़ जाए, मतलब कि दोनों में देखो ये इतना गैप, ये इतना गैप। ठीक है, तो आपका कर्व ऐसे बनेगा, कर्व ऐसे बनेगा ना। लेकिन होगा क्या, ये पूछ रहा है कि ये जो मांग है किस प्रकार का मांग है। भाई परिवर्तन थोड़ा सा हो रहा है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, ये लोचदार की कैटेगरी में आ जाएगा। पूर्णतः किसमें आ जाएगा, लोचदार की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A और B साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में अपने लाभों को क्या करते हैं, बांटते हैं, विभाजित करते हैं। C एक नए साझेदार, किसके, साझेदार, C एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करते हैं, के रूप में क्या करते हैं, प्रवेश करता है, तथा वह 6,000 रुपए की ख्याति की राशि लाता है, मतलब ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता है। यहां A और B किसकी बात कर रहा है, A और B की बात कर रहा है कि मध्य ख्याति को बांटा जाता है। कैसे बांटा जाएगा, जब नया रेशियो क्या दिया गया हो, 5:3:2 का दिया गया हो। न्यू रेशियो हमको निकाल के दिया, हमारा काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अगर न्यू रेशियो निकाल के नहीं दिया होता तो हमको क्या करना पड़ता, पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ता, फिर इसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो। आपको पता है कि गुडविल का बंटवारा ओल्ड पार्टनर में इन सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो निकाल लेते हैं, पहले किसका निकलेगा, A का निकलेगा। A बराबर ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना बन रहा है 5/10, 5/10। इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 5 3 8 2 10। अब ये 3 2 5 कितना बन गया 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने एलसीएम कितना लिया 10 ले लिया। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना डिवाइड करेंगे 5 2 बार जाएगा 6 हो जाएगा -5, इसका मतलब 1/10 आ जाएगा। बी का देख लेते हैं, बी का 2/5 माइनस ये 5 है, क्या है ये 5, 2/5 माइनस इसका रेशियो कितना है 3/10। सेम इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना 10 ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे 4 - 3 हो जाएगा तो 1/3। मतलब कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। और जब इक्वल आ जाएगा तो अगर कितना है
6000 है तो इक्वल का मतलब 3,000। ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3,000 ए और बी आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक, सबसे प्रमुख कारण आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का कौन सा है सबसे प्रमुख कारण। देखो ये सभी क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं, लेकिन सबसे मेन कारक कौन है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है पर्यावरण को, वो पूछ रहा है। सबसे ज्यादा क्या करता है? जब औद्योगिकीकरण होगा तो पर्यावरण प्रदूषण को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। वहीं पर जनसंख्या वृद्धि से भी क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। कब? जब लोग क्या करते हैं? उसको प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं, जानबूझकर या अनजान में, है ना, कैसे भी करके। और कृषि में रसायनों का प्रयोग से क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ क्या हो रहा है? लोगों के आज के समय में देख लीजिए, लोगों के जो बीमारियां बन रही हैं खाने पीने के सामान से ही ज्यादा बने, क्योंकि खाद्य पदार्थ में इतना ज्यादा खाद का यूज होता है। खाद, यूरिया हो गया, यूरिया का मात्रा ज्यादा, उसके जो ग्रोथिंग होता है यूरिया डालने से क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग यूरिया डालकर आजकल के समय में देखिए लौकी में इंजेक्ट करके, लौकी या कोहड़ा को, कोहड़ा जानते ना, कद्दू को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ लोगों के जीवन के साथ भी क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। खनन से तो पर्यावरण होता ही होता है, लेकिन सबसे मेन कारण कौन सा है आपका? औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। कौन सी प्रतियोगिता? कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर कंपटीशन क्या हो? एकदम हाई क्वालिटी का हो, जहां पर पूर्ण हो, जहां पर किसी का आवागमन पे बिल्कुल भी रोक छेक ना हो। तो ऐसे कंडीशन में पूछ रहा है कि एक फर्म असामान्य लाभ, असामान्य लाभ का मतलब बहुत ज्यादा लाभ। सामान्य लाभ मान लेते 100 रुपये है, असामान्य लाभ हो सकता है कि एक दिन में 100 रुपये कमाता, हो सकता है कि 1500 कमाए। ऐसा हो सकता है डेली? बिल्कुल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आज डेली उसका नॉर्मल इनकम 100 रुपये था, एक दिन में किसी दिन हो गया उसने कमा लिया कितना? 1500 या 2000 4000 कमा लिया। तो ये डेली नहीं होगा, ये क्या होगा? केवल एक दो दिन के लिए होगा। मतलब किस काल के लिए होगा? अल्पकाल के लिए होगा। जो इनकम है वो अल्पकाल के लिए होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, अल्पकाल। दीर्घकाल में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। लगातार अगर आज आप 2000-3000 कमा लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कमा लिए, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। हो सकता है कि किसी दिन ग्राहक आपके ज़्यादा आगे हों, हैं, एक दिन ग्राहक ज़्यादा तो अगले दिन हो सकता ना आए। तो ये दीर्घकाल तक नहीं चलता है, ये अल्पकाल में ही क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार आ गया, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह रहा है कि बेचे गए माल की लागत, आपको पता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना दिया है? 20,000 दिया है। सकल लाभ दिया यहाँ पर कितना दिया है? सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया गया है, कितना है? 5,000 रुपये। विक्रय वापसी कितना है? सेल्स रिटर्न कितना है भैया? 10,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि इन डेटा के अकॉर्डिंग सेल्स क्या होगा? इस डेटा के अकॉर्डिंग सेल्स क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने एक पिछला क्वेश्चन देखा था, सेल्स बराबर क्या देखा था? COGS प्लस है प्रॉफिट, COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। ठीक है, सेल यहां पर पता नहीं है, COGS आपका कितना है? 20,000 प्लस प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 5,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 25,000 बन जाएगा। तो आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी 25,000। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गैर सरकारी कंपनी में निदेशक की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? भाई कितनी हो सकती है? न्यूनतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन में 1 2 3 4। देखिए ये तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूछ रहा था, मैं तीनों का बताता हूं। देखिए ओपीसी का हो सकता है, ओपीसी जानते ना, 1% कंपनी जो होगी उसका कितना मिनिमम कितने होंगे? 1 होंगे। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने होंगे? 15। एक डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 1 और मैक्सिमम 15। अगर वही हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अगर हम पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। ये जो 15 का आपका सीक्वेंस दिख रहा है, ये 15 को बढ़ाया भी जा सकता है, 15 को बढ़ाया भी जा सकता है। अंशधारियों की मीटिंग लेके इस 15 को हम क्या कर सकते हैं? 15 को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 2। न्यूनतम पूछा, अगर मैक्सिमम पूछता तो 15, न्यूनतम पूछ रहा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्या कह रहा है कि यदि अस्थाई लागत कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना? 400 करोड़ रुपया दिया गया है और अप्रत्यक्ष कर 125 करोड़ दिया गया है। कितना दिया गया है? 125 करोड़। तथा आर्थिक सहायता जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी कितना दिया है? 25 करोड़। तो एनएनपी क्या होगा? एनएनपी का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फॉर्मूले पे इसको क्या कर दो? पुट कर दो, आपका आंसर जब फिक्स कॉस्ट कितना दिया गया है? 400 प्लस 125 माइनस 25। तो 400 125 इक्वल टू 525 माइनस 25, तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 करोड़ रुपए। तो आंसर कौन सा? 500 करोड़ रुपए, आंसर डी। ठीक है, तो ये क्या था आपका 20 क्वेश्चन का एक श्रृंखला, महाकुंभ सीरीज नंबर 7 हमने आज देखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।